हाँ, मैं कातिल हूँ लेकिन मैंने आदमी नहीं मारे। आज ऐसे ही शख्स की बात करेंगे। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूँ महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है। कल से नववर्ष 2026 शुरू होने वाला है। 2025 के अंतिम दिन की हमारी खास खबर जुड़ी है उस इंद्रजीत सिंह से जो कभी राव इंद्रजीत तो कभी इंद्रजीत यादव के रूप में दोस्तों के बीच, लोगों के बीच, अपनों के बीच पहचान रखता आ रहा है। रेवाड़ी जिले के गांव बेरली के रहने वाले इंद्रजीत की हरियाणा पुलिस को महीनों से तलाश है, लेकिन वह विदेश में बैठकर ही अपनी सफाई दे रहा है। आज जेम्स ट्यून्स नाम की म्यूजिक कंपनी के मालिक इंद्रजीत यादव की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि 4 दिन पूर्व हुई ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद इंद्रजीत की इंस्टाग्राम पर सफाई आई है। इंद्रजीत यादव के कई ठिकानों पर 4 दिन पहले ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। अपनी सफाई में इंद्रजीत ने खुद को कातिल तो बताया है, लेकिन आदमी की गर्दन उड़ाने वाला कातिल नहीं, बल्कि उस गैंग का कातिल बताया है जो ब्याज की आड़ में डर का कारोबार चला रही थी। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। दोस्तों, इंद्रजीत जब भारत में था, हरियाणा में था, तब कई मौकों पर उसके पास एक दिग्गज मंत्री जैसा सुरक्षा घेरा रहा। केवल पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि पुलिस का घेरा। आप अपनी स्क्रीन पर इस इंद्रजीत की धाक देखिए, अंदाज देखिए, रोब-दाब देखिए, उसकी चाल ढाल देखिए, उसका सुरक्षा घेरा देखिए। ऐसा लगेगा मानो कोई नामचीन बिजनेसमैन, कोई नामचीन फिल्म स्टार या नामी खिलाड़ी या नामी नेता जा रहा हो। भौतिकवाद की पूरी चकाचौंध, सन्यासी के लिए मायाजाल और आम आदमी के लिए सपना। कुछ ऐसी ही है स्क्रीन पर नजर आ रही इंद्रजीत यादव की दुनिया। अब इतना तामझाम कैसे आया, कैसे कमाया, कैसे हासिल किया, इस कहानी का सच तो केवल इंद्रजीत यादव को ही पता है, क्योंकि हमने जांच अधिकारी है और नहीं हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो सच को सामने ला सके। लेकिन इंस्टाग्राम पर लिखी उसकी बातें सिस्टम पर सवाल उठा रही है। ईडी की कार्रवाई के बाद इंद्रजीत ने जो लिखा है उसे कुछ देर बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकेंगे और हमारी जुबानी सुन भी सकेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। ईडी ने 26 व 27 दिसंबर को लगातार 2 दिन दिल्ली, गुरुग्राम व रोहतक में इंद्रजीत यादव से संबंधित 10 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलाए इस ऑपरेशन के दौरान 5 लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा मीडिया में कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस मिलने की बातें भी सामने आई है। ईडी ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा पुलिस की ओर से इंद्रजीत व उसके साथियों, उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 15 से अधिक मामलों और चार्जशीट के आधार पर यह कार्रवाई की थी। यह सर्च ऑपरेशन चलाया था। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दर्ज मुकदमों में जेम्स रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक और मुख्य संरक्षक, मुख्य नियंत्रक इंद्रजीत यादव बाहुबली है। वह हत्या, उगाही, प्राइवेट फाइनेंसरों द्वारा दिए गए लोन के जबरन सेटलमेंट, धोखाधड़ी, ठगी, अवैध जमीन हड़पने और कई अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। लेकिन इन गंभीर मामलों में वांछित यह आरोपी इन दिनों ठसक के साथ यूएई में रह रहा है। ईडी की जांच में यह पता चला है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसे कुछ कारपोरेट घरानों ने कथित तौर पर झज्जर स्थित डीगल के प्राइवेट फाइनेंसरों से बड़ी रकम उधार ली और सुरक्षा के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक जारी किए। इंद्रजीत ने प्राइवेट लोन, लेन देन और वित्तीय विवादों के जबरन सेटलमेंट में मदद की जो सैकड़ों करोड़ रुपए के थे। ये सेटलमेंट कथित तौर पर धमकियों, डराने, धमकाने और विदेशों से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की संलिप्तता के साथ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए गिरोह की मदद से किए गए थे। इंद्रजीत ने कथित तौर पर इन कारपोरेट घरानों से कमीशन के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। उसने अवैध रूप से जुटाई रकम को अचल संपत्तियों, लग्जरी कारें खरीदने और शानदार जीवन शैली पर खर्च किया, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में कम आमदनी दर्शाई गई, कम आमदनी दिखाई। इंद्रजीत ने अपराध की कमाई से परिवार के सदस्यों के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियां खरीदी थी। अब ईडी की कार्रवाई के बाद इंद्रजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर जो कुछ लिखा है वह भी पढ़ना चाहिए। इसे सुनकर लगेगा कि इंद्रजीत निर्दोष है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन हम न क्लीन चिट दे सकते हैं और न ही अपराधी बता सकते हैं। हम तो भाव की भाव आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं जो सामने आ रही है। यह टाइटल तो जांच के निष्कर्षों के आधार पर कोई अदालत ही दे सकती है। आइए इंद्रजीत की बातें पढ़ते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद राव इंद्र यादव नाम से बने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंद्रजीत यादव लिखते हैं,
हाँ, मैं कातिल हूँ उस नेक्सस के मंसूबों का जिसमें कारोबारियों को कर्ज के नाम पर लूट और जबरन वसूली का शिकार बनाया जा रहा था। हाँ, मैं कातिल हूँ उस फाइनेंसर, गुंडा, पुलिस गठजोड़ का जो डर और धमकी के सहारे व्यापारियों की मेहनत निचोड़ रहा था। हाँ, मैं कातिल हूँ उस गैंग का जो प्रदेश और देश में ब्याज की आड़ में डर का कारोबार चला रहा था। सवाल यह है, तब पुलिस कहाँ थी जब सब कुछ खुली आंखों से देखा जा रहा था? क्योंकि सच ये है कि कुछ लोग जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे थे, क्योंकि इस खेल में कुछ आका सिस्टम के अंदर भी थे। आज भी मैं खुली चुनौती देता हूँ, कोई एक आदमी सामने आए जो कह सके कि उसने मुझे वसूली का पैसा दिया हो। कोई एक व्यक्ति बताए जिसे मैंने फ़ोन पर धमकाया हो। वक्त लगेगा लेकिन सच सामने आएगा, हर परत खुलेगी, हर चेहरा बेनकाब होगा। हरियाणवी में एक कहावत है, घर की बही, घर का खाता और घर का लिखनिया सब दर्ज है। फाइनेंसर इनके, गुंडे इनके और कुछ पुलिस वाले इनके। लेकिन याद रखिए, हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता। आज भी सिस्टम में ईमानदार लोग मौजूद हैं जो इस फाइनेंसर पुलिस नेक्सस के मकड़जाल को उजागर करेंगे। अगर किसी व्यापारी की मदद करना इन लोगों को इतना डरावना लग रहा है तो वजह साफ है, इनकी अवैध दुकानें बंद हो रही हैं। प्रशासन, इनकम टैक्स और ईडी इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते, इतना कैश आता कहाँ से है? डेटा सबके पास है, फिर भी चुप्पी क्यों? किसे बचाने के लिए हर बार नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ये सवाल आज नहीं तो कल जवाब मांगेगा। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। हर हर महादेव। इंद्रजीत यादव की यह पोस्ट ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सब कुछ सही नहीं है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और इस काली दाल से इंद्रजीत यादव भी अछूते नहीं है। उनकी पोस्ट खुद इस बात की गवाही दे रही है। दोस्तों, आपने इंद्रजीत यादव का पक्ष भी सुना, स्क्रीनशॉट पर आपने उनकी पोस्ट भी पढ़ी। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व इंद्रजीत का नाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद सामने आया था। ये नाम तब सामने आया था जब वाई पूरन कुमार के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली थी। संदीप लाठर ने मृत्यु पूर्व अपने वीडियो में यह कहा था कि वाई पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, लेकिन पुलिस की ओर से, एसआईटी की ओर से अभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। दोस्तों, इंद्रजीत किसी की नज़र में देवता, किसी की नज़र में कार्यकर्ता, कई अखबारों के लिए विज्ञापनदाता, कुछ नेताओं के लिए वोटों का मददगार, कुछ नेताओं के लिए दोस्त, किसी के लिए गैंगस्टर, किसी के लिए दलाल, किसी के लिए फाइनेंसर, किसी के लिए लाइजनर, तो किसी के लिए बिचौलिया है। लेकिन उसका वास्तविक चेहरा क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक जिंदगी क्या है, यह जांच का विषय है। उसके पास पैसा कहां से आता है, यह भी जांच का विषय है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए इस इंद्रजीत यादव ने जमकर विज्ञापन दिए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, नायब सैनी, लालू प्रसाद, आरती राव, कुलदीप बिश्नोई व अनुराग ठाकुर सहित कई नेताओं के साथ इनकी वीडियो फोटो सुलभ है। वह कई पार्टियों के नेताओं का चहेता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी इनके फोटो हैं। इनके इंस्टाग्राम पर ये फोटो वीडियो आज भी देखी जा सकती है। उसका लग्जरी लाइफ देखा जा सकता है, उसका अंदाज देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स लाखों में हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि यह बड़े लोगों का पैसा मैनेज करता रहा है। ईडी की जांच में जिस डीगल गांव का जिक्र आया है, उसी डीगल में एक फाइनेंसर का मर्डर हुआ था। नाम था मंजीत। उसे मंजीत 63 के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले उसकी हत्या में इंद्रजीत का नाम एक साजिशकर्ता के रूप में आया था। सीधे नहीं, मतलब साजिशकर्ता के रूप में आया था। उस केस में हिमांशु भाऊ गैंग का कनेक्शन सामने आता है। उसके बाद ही ये बात सामने आई थी कि डीगल गांव के लोगों ने कैसे ग्रुप बनाकर ग्रुप के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्याज पर मोटा पैसा दिया हुआ है। अब ईडी की रेड के बाद उन नेताओं को, उन फाइनेंसरों को जरूर डर लग रहा होगा जिनका पैसा कथित तौर पर इंद्रजीत के माध्यम से अलग अलग कंपनियों के पास जमा है। पैसे के लेन देन की बात में इंद्रजीत की संलिप्तता इस आधार पर नजर आती है क्योंकि वह भारत, विशेषकर हरियाणा में भारी सिक्योरिटी के साथ चलता था। कोई सामान्य आदमी बिना सत्ता के संरक्षण के या गृह विभाग या पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की कृपा के इतना तामझाम लेकर कैसे चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। मीडिया में यह सवाल भी उठा है कि एक साधारण म्यूजिक कंपनी के मालिक को आखिर इतनी सिक्योरिटी किस कारण दी हुई थी? इतनी सिक्योरिटी मिली भी तो किस आधार पर मिली? उसे इतना डर था तो क्यों था? उसे इतना डर है तो क्यों है और किससे है?
यह अहम सवाल है, इसका जवाब हरियाणा सरकार की ओर से आना चाहिए। हम यह भी बता दें कि एल्विस यादव व हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में भी इंद्रजीत का नाम सोशल मीडिया पर आया था, लेकिन कानून सबूत मांगता है। दोस्तों, ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज का निष्कर्ष यह है कि वह ब्याज पर पैसे देने वाले और ब्याज पर पैसे लेने वालों के बीच समझौता करवाता था, बिचौलिए का काम करता था, कमीशन लेता था, इसके एवज में मोटी कमाई करता था। हमें नहीं पता कि मामला 1 करोड़ का है या 400 करोड़ का है, लेकिन मंजीत 6/3 की हत्या के बाद डिगल गांव में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, उसी से सरकार को संभल जाना चाहिए था। यह बिना सबूत शीशे की तरह साफ है कि डिगल और आसपास के ग्रामीणों ने मोटे ब्याज के लालच में ग्रुप बनाकर बड़े बड़े लोगों को काला धन दिया हुआ है। उनका धन काला हो या सफ़ेद, उन्हें वापस मिलना चाहिए और इस मामले में इंद्रजीत का सच भी सामने आना चाहिए। हम काले और सफ़ेद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम ग्रामीण जब ज़मीन बेचता है तो ज़मीन का खरीदार बड़ी रकम काले धन के रूप में देता है, चेक से राशि कम मिलती है। भोले ग्रामीणों को इस बात का पता नहीं चलता और वह अधिक ब्याज के लालच में इस तरह की काली कमाई को और बढ़ाने के लिए ब्याज पर रुपए दे देते हैं, विश्वसनीय साथी के माध्यम से ब्याज पर रुपए दे देते हैं। संभवतः ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर फाइनेंसरों ने, कुछ ग्रामीणों ने गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है, गलत तरीके से पैसा जुटाया हुआ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में एक नहीं बल्कि कई लोग दोषी मिलेंगे। जब इंद्रजीत से कभी पूछताछ होगी तो बहुत सारे सच सामने आएंगे। जो बातें इंद्रजीत यादव ने कही है वह सिस्टम से उठती दुर्गंध की ओर इशारा कर रही है। यह दुर्गंध तब दूर होगी जब पुलिस व अपराधियों का गठजोड़ टूटेगा। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर, और यह भी बताइएगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की पहल कौन कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।